Guys, am I audible? Yes, sir. Good morning. Good morning. चलो लास्ट लेक्चर नोट्स गो थ्रू कर लो बेटा. एनी डाउट्स? No, sir. व्हाट वाज द लास्ट पार्ट? क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोफाइल्स भी कर लिया था. मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स वगैरह डेफिनेशन दिया है, देख लो आप. अनडिफाइल तक कर लिया ना? चलो ठीक है. चलो चलिए हेडिंग डालिएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चलता है बेटा. सो एस सब्स्टिट्यूशन के लिए रिप्रेजेंटेशन है, एन न्यूक्लियोफिलिक, तो हम इनको बोलते हैं एस एन रिएक्शंस. एस एन रिएक्शन जनरल मैनर में कैसे लिखते हैं बेटा? दिस इज अवर सबस्ट्रेट, a nucleophile is attacking, you may take a solvent and product you can write RNU plus Lg minus. अब ये जो RLG है ये क्या है? सबस्ट्रेट. दिस इज रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल. सॉल्वेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमारे लिए मेन प्रोडक्ट हो गया. एंड दिस इज लीविंग ग्रुप. दिस इज लीविंग ग्रुप. कंसीडर 2 cases for SN reaction. देखिए पहले केस में एक कंपाउंड लेते हैं ये. एक दूसरा केस लेते हैं बेटा ये. Guys, in the first case, by experiment, it has been found that rate is directly proportional to concentration of substrate, as well as concentration of nucleophile. ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. दूसरे केस में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है? रेट इज प्रोपोर्शनल टू ओनली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. रेट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. दो केसेस, दो एग्जाम्पल्स, दो अलग अलग रेट एक्सप्रेशंस. ठीक है. ये जो आपको पहला वाला दिख रहा है रेट एक्सप्रेशन, इसमें हमारा सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन है. रिएक्शन क्या थी बेटा? एस एन रिएक्शन थी. क्या थी रिएक्शन?
SN। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ये इसका रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है? दोनों पे, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी। तो इसको बोलते हैं बेटा SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? SN2 रिएक्शन। जबकि जो दूसरा वाला केस है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन केवल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट है, ये भी SN रिएक्शन था, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? SN1। SN1 रिएक्शन। तो क्यों SN1 बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसका पूरा नाम भी अगर आप लिखेंगे तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, और इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आगे चलकर केमिकल काइनेटिक्स में बेटा पढ़ोगे कि अगर रेट एक्सप्रेशन में ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मिल रही हैं, उनमें ये जो पावर है, ये दोनों की पावर कितनी कितनी है बेटा? 1 है। हाँ, इसको ऐड कर दोगे, जो नंबर आएगा उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है बेटा जिन पे रेट डिपेंड करता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 2, 1 + 1 2। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज 1, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। इस वाले केस में रेट एक्सप्रेशन में केवल सबस्ट्रेट है, तो उसकी पावर कितनी है बेटा? यहाँ पर 1। न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है, तो बताइए न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या कर दोगे? 0 है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, योर आंसर विल बी 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, योर आंसर विल बी 0। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1। कॉपी कर लो बेटा। हो गया? चलो गाइस, नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट केस, उसके बारे में मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। इफ यू रिकॉल मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, मैकेनिज्म एक्चुअली में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है ना, स्टेप्स प्रोवाइड करने हैं हमको, पाथवे देना है कि कैसे वो रिएक्शन प्रोसीड किया होगा। थियरी का मतलब क्या है, साइंस का मतलब अपना क्या है बेटा? एजम्पशंस, पोस्टुलेट्स। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, पहली चीज जो हम एज्यूम करते हैं, क्यों करते हैं उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, बट पहले एजम्पशंस की बात कर लेते हैं। पहला एजम्पशन इसमें कहता है कि इन दिस केस या इन दिस रिएक्शन we assume that nucleophile attacks from back side of the leaving group, back side of the leaving group। ये एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। और रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। अभी आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। वन स्टेप जिसको हम बेटा बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शन। अब आप ध्यान से देख लो पहले, फिर कॉपी करने का टाइम दूंगा आपको। अब इसमें सबसे पहली चीज, एक सबस्ट्रेट हम चूज कर लेते हैं जिसमें ये लीविंग ग्रुप ले लिया बेटा,
यहां पर मान लीजिए कि आपने H ले लिया, यहां पर आपने D ले लिया, यहां पर CH3 ले लिया। ठीक है, मैंने जानबूझकर ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनको क्या लिया बेटा, डिफरेंट। डिफरेंट लेने का जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमको कायरलिटी वगैरह भी देखनी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की रिएक्शन के उसमें कहीं कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड चीजें तो नहीं है। सो हमने क्या किया बेटा, इसको कायरल कार्बन ले लिया। अब एज पर एजम्पशन, एजम्पशन क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, पीछे से बैक। ये लिखा हुआ है बेटा, बैक साइड अटैक लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो यहां कहीं हम अपने न्यूक्लियोफाइल को रखेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसा अटैक कर रहा है। ठीक है, रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है। तो अगर आप एनर्जी डायग्राम बनाओगे इसका, यहां पर आप एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस लिखते हो, तो यहां पर रिएक्टेंट्स हैं, यहां पर लेट अस से प्रोडक्ट्स आपने रखे, ये आपका जो है वो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वेयर फ्यू बॉन्ड्स विल बी पार्शियली ब्रोकन, फ्यू बॉन्ड्स विल बी पार्शियली फॉर्म्ड। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रांजिशन स्टेट के टाइम पे क्या होगा, ये जो CLG बॉन्ड है दैट विल बी एक्चुअली पार्शियली ब्रोकन, एंड ये जो CNU बॉन्ड है दैट विल बी पार्शियली फॉर्म्ड। ठीक है, सो आप, और ये जो बाकी 3 है ये तो नॉर्मल रहने वाले हैं। तो आप इसको सबसे पहले तो आप ये बना लो तो आपको एकदम परफेक्ट आइडिया हो जाएगा। LG लीव कर रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये पार्शियली फॉर्म्ड बॉन्ड हो गया, दिस इज पार्शियली ब्रोकन। और जो बाकी होंगे ना वो यहां पर आपने ऐसे अरेंज कर दिए, CH3 लिखा, H लिखा, D लिखा। एक स्पेशल चीज, बैक साइड का मतलब ही हो गया बेटा कि ये प्रॉपर लगभग क्या है, 180 डिग्री पे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब इसका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो लिखेंगे तो क्या कैसे दिखाई देगा, C हो गया, D, H, और यहां पर मैंने CH3 कर दिया और यहां पर NU लगा दिया, प्लस यहां पर LG बाहर कर दिया। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। एक खास बात इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, अगर मान लीजिए कि मैंने इसके लिए फिशर प्रोजेक्शन बना दिया, दैट विल बी बेटर, यू नो इन अ बेटर मैनर वी कैन एक्सप्लेन। अगर हम फिशर प्रोजेक्शन यहां पर ड्रॉ कर लें, सो यहां पर लिख देते हैं लेट अस से H, यहां लिख देते हैं यू नो D, यहां लिख देते हैं CH3, यहां पर लिख देते हैं LG। ठीक है, अब प्रोडक्ट में LG तो होगा नहीं, प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल होगा। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आया है, तो जब प्रोडक्ट का फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे ना, प्रोडक्ट का फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो उसमें जिधर LG है उसके ऑपोजिट आप न्यूक्लियोफाइल अटैच करोगे। ठीक है, और बाकी सारी चीजें वैसी ही नजर आएंगी। सो दिस इज द बेटर वे, यू नो, जब आप फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करके दिखाते हैं, इससे क्लैरिटी होती है कि आपके बैकसाइड अटैक का यू नो असर क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, कि LG से ऑपोजिट आपको, इसको कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। वो अभी मैं लिखाऊंगा आपको, पहले केवल आप इस मैकेनिज्म को कॉपी कर लो बेटा, एवरीवन। चल गाइस, पहली चीज, ये जो यहां पर आपको फिशर प्रोजेक्शंस के बेसिस पे मैंने दिखाया ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। इसको बोलते हैं वेल्डन इन्वर्जन। इसके लिए एक नोट लिखिएगा, ड्यू टू बैक साइड अटैक, ड्यू टू
backside attack, due to backside attack, there is change in the configuration. Due to backside attack, there is change in the configuration of the carbon atom that is attacked by nucleophile. So change in the configuration, beta. Change in the configuration of the carbon atom that is attacked by nucleophile. इसको बोलते हैं configuration is inverted. Configuration is inverted. Configuration gets inverted. जिसको देखो हमने ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया, Lg यहां लगा हुआ था और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो बेटा किस तरफ हम लगा रहे हैं, ऐसे. तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इन्वर्जन. इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन. कॉन्फ़िगरेशन गेट्स इन्वर्टेड. कॉन्फ़िगरेशन गेट्स, इसको ऐसे समझो, मान लो अगर मैं Lg और Nu एक ही मान लूं, ऐसी आई मान लो, है ना, यहां पर एक ही चीज मान लो, तो ये मिरर इमेजेस लगेंगे एक दूसरे के. इन्वर्जन का मतलब ये कि ये दोनों मिरर इमेजेस लगेंगे. ठीक है, इट्स लाइक कि तुम अपने को ही मिरर पे देखते हो, केवल सर बदल गया और कुछ नहीं डिफरेंस है. तुम्हें बिल्कुल अगर वो सर सेम हो जाए तो आपको वो अपना मिरर इमेज नजर आएगा. तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे ही है, उसको इन्वर्जन आप बोल रहे हैं. ठीक है, मिरर इमेजेस नहीं है, बिकॉज कंपाउंड्स ही बदल गए ना, इधर Lg लगा हुआ है, इधर न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन गेट्स इन्वर्टेड एंड दिस इज नोन एज वेल्डन इन्वर्जन. This is known as Weldon inversion. गाइस याद रखना, अगर कहीं पर इंटरमीडिएट बनता है तो उसको तो आइसोलेट किया भी जा सकता है. जो लाइफ टाइम होता है ट्रांजिशन स्टेट का वो बहुत कम होता है. जैसे इस केस में 10⁻12 है, तो उसको आइसोलेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो हम केवल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के टर्म्स में ही चीजें देख पाते हैं. तो जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम है, एग्जिस्ट नहीं करता वो, इसीलिए केवल उसको हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म्स में बता सकते हैं. जिससे भी एनर्जी में वो क्लोजर होगा उसके जैसा वो दिखाई देगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट, हमने यहां पर लिखा था कि रिएक्शन टेक्स प्लेस कैसे, बैकसाइड अटैक. तो क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई बैकसाइड अटैक, ये आपने क्यों एज्यूम किया, वाई बैकसाइड अटैक. बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है बेटा इसका. अगर आप देखोगे तो ये आपका लीविंग ग्रुप जब लीव कर रहा होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर वो अपनी तरफ लेकर जाएगा, यानी कि Lg क्या हो गया बेटा, निगेटिवली चार्ज. Lg निगेटिवली चार्ज हो गया. और अगर फ्रंट साइड एज्यूम करते हो तुम, इफ फ्रंट साइड अटैक, ठीक है, इफ फ्रंट साइड अटैक, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों निगेटिवली चार्ज है तो रिपल्शंस होंगे. और सिस्टम रिपल्शंस के बेसिस पे नहीं होगा ना, रिपल्शंस को मिनिमाइज करना है. और मिनिमाइज कब होगा, जब न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली ऑपोजिट से अटैक करे. ठीक है, एक तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बेसिस पे, अभी मैं लिखाऊंगा, डोंट वरी. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बेसिस पे वी सेड कि न्यूक्लियोफाइल शुड अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप. दूसरा एक्सप्लेनेशन जो इसका है वो है क्राउड की वजह से. अब ये जो Lg होगा, इस ये कुछ ना कुछ तो ग्रुप होगा ना, ग्रुप एटम, यानी इसका अपना क्राउड होगा स्टेरिकली. ये जो है, अगर जितना बल्कि हो जाएगा उतना ज्यादा जो है डिफिकल्ट हो जाएगा फ्रंट साइड अटैक, क्योंकि जो अटैक करने वाला है वो भी आपका उसका अपना क्राउड होगा. तो अगर न्यूक्लियोफाइल आप इधर से लाते हो
तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, स्टेरिक रिपल्शन। पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और दूसरा क्या है, स्टेरिक रिपल्शन। तो दो रीजंस हैं जिनकी वजह से आप बोलते हो कि इट्स नॉट फ्रंट साइड, द अटैक मस्ट बी फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप। तो इसको मैं आपको लिखाऊंगा बेटा, एक एक पॉइंट दोनों लिखिएगा। लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ग्रुप and nucleophile both are negatively charged. Both are negatively charged. So there would be electrostatic repulsion. Electrostatic repulsion. There would be electrostatic repulsion. To minimize that, there is backside attack. Next point. Leaving group itself is a bulky atom or group. Leaving group itself is a bulky atom or group. If there is front side attack, of nucleophile, there would be steric repulsion. There would be steric repulsion. To avoid that, nucleophile attacks from backside. सर आप लोग 2 पॉइंट्स वापस रिपीट कर सकते हैं? पहला पॉइंट है बेटा, लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड, सो देयर वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड दैट इज बाय बैकसाइड अटैक। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला, लीविंग ग्रुप इटसेल्फ इज अ बल्की एटम और ग्रुप. If nucleophile attacks from front side, there would be steric repulsion. To avoid that, there is a backside attack. Clear है बेटा? Yes. चल, तो ये हमने किसके लिए मैकेनिज्म किया बेटा? SN2 के लिए. अब हम लिखेंगे मैकेनिज्म फॉर SN1 reaction. Mechanism of SN1 reaction. जैसे SN2 के लिए कुछ assumptions थे, SN1 के लिए भी है. पहली चीज, reaction takes place in a minimum 2 steps. Basically, reaction takes place by intermediate. तो intermediate अगर बनेगा तो एक से तो ज्यादा ही स्टेप्स आएंगे. ठीक है, सो यहां पर हम लिखेंगे रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. अब देखो इसमें
क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ पर H ले लिया, यहाँ पर आपने CH2 CH3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने लगा दिया एक लीविंग ग्रुप। फिर से मैंने जानबूझकर क्या लिया बेटा, कायरल कार्बन, है ना, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कि हम सारी चीजें कवर कर पाए। फिर इसमें हमने न्यूक्लियोफाइलिक डाला। अब वो कहता है कि ये वाया कार्बोकैटायन है, इसका मतलब है आप इसमें स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1 जिसमें आप क्या दिखाओगे बेटा कि ये पहले Lg लीव करेगा और Lg लीव करने के बाद आपको देगा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन आपका बनेगा ऐसा, CH3 CH प्लस CH2 CH3 प्लस Lg माइनस। ठीक है, हर किसी का अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है। अगर इसके लिए तुम ट्रांजिशन स्टेट सोचोगे तो ट्रांजिशन स्टेट में केवल तुम्हें ये C और Lg का जो बॉन्ड है वो आपको पार्शियली ब्रोकन वे में दिखाना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं करना है। हर किसी का अपना ट्रांजिशन स्टेट होता है, हर स्टेप का एक्चुअली। फिर यहां पर स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है बेटा, ध्यान से देखिए। ये जो आपका कार्बोकैटायन बना, इसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो sp2 का मतलब ये तो प्लेनर हो गया, राइट, और एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। एम्प्टी ऑर्बिटल विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, राइट। अब इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा अटैक करने के लिए। सिंस ये प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं अटैक करने की। एक, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बिलो द प्लेन। दो अगर पॉसिबिलिटीज हैं अटैक करने की तो आपको कॉन्फ़िगरेशंस भी दो मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस दो मिलेंगे। मान लीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट है उसको ऐसा बनाया, ये यहां न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपने बनाया जिसमें न्यूक्लियोफाइल इधर लगाया है तो इसका उल्टा भी मिलेगा। बिकॉज अगर फ्रंट साइड वाले, सॉरी, ये जो अबव द प्लेन है, अगर उसको तुमने ऐसा दिखाया तो बिलो द प्लेन से जो अटैक हुआ होगा उसको आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या निकली कि हमें टू कॉन्फ़िगरेशंस मिल रहे हैं प्रोडक्ट में, टू कॉन्फ़िगरेशंस प्रोडक्ट में मिल रहे हैं, और ये दोनों जो हैं वो आपस में मिरर इमेजेस हैं। और मिरर इमेजेस होने पे वो क्या हो जाता है बेटा? इनएंशियोमर्स, इसको रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। ये जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इस केस में, इसमें आपको एक नहीं दो दो कॉन्फ़िगरेशंस मिल रहे हैं और दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, इसीलिए इसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये रेसिमिक मिक्सचर आपको यहां पर मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि SN2 रिएक्शन में क्या मिल रहा था? ओनली बैक साइड अटैक, यानी सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहा था। ऑप्टिकली एक्टिव वहां मिल रहा होगा बट वो सिंगल प्रोडक्ट है, उसमें आपको कोई भी साथ में उसके मिरर इमेज नहीं मिल रहा है, केवल एक प्रोडक्ट मिल रहा था। तो इसमें रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? बिकॉज कार्बोकैटायन इज sp2 hybridized trigonal planar, nucleophile can attack from above the plane as well as below the plane। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके बेटा, कॉपी दिस पार्ट ऑल्सो। डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? डन सर। ओके बेटा, यस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, परहैप्स आप सबने ये चीज लिख ली होगी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन, सो वी गेट टू कॉन्फ़िगरेशन। ये सबने लिख लिया होगा, ठीक है।
न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन। बट जो असली चीज है वो ध्यान से सुनिए, यहां पर कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन। पार्शियल रेसिमाइजेशन। अब आप देखो, मैंने जानबूझकर पहले नहीं लिखा था रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन, क्योंकि मुझे क्या लिखना था यहां पर, पार्शियल रेसिमाइजेशन। क्यों पार्शियल रेसिमाइजेशन? जब यहां पर 50-50 चांस है तो 50-50 मिलना चाहिए, राइट? तो जो 50-50 वाला है वो हमको सेकेंड स्टेप में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो जैसे ही ये लीव करना शुरू करेगा, यहां पर डेल्टा प्लस दिखाई देना शुरू हुआ, न्यूक्लियोफाइल पहले से ही कहां पर बैठा होगा, बैक साइड पे, क्योंकि वो उसकी बेस्ट पोजीशन है। हाँ, वंस यू गेट दिस कार्बोकैटायन, अब कोई फ्रंट साइड बैक साइड ऐसा नहीं आपको दिख रहा है, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल वे में वो जा सकता है अटैक करने के लिए। यानी कि कार्बोकैटायन बनने से पहले भी थोड़ा बहुत जो अटैक हो रहा है, उससे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बन रहा होगा बेटा, जिसमें इन्वर्जन हुआ। जिसमें क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। मान लीजिए कि मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन ऐसा बनाता हूं, लिविंग ग्रुप यहां लगाया, इसके रिस्पेक्ट में ये चीज क्या है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और ये जो पहले लिखा हुआ है इसको कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी उधर ही तुमने न्यूक्लियोफाइल दिखाया वो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है, ये इन्वर्जन है। बताइए कौन थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बनेगा, Inversion. इन्वर्जन। तो हम लिखेंगे इन्वर्जन डोमिनेट्स। इसीलिए हमने यहां पर कंप्लीट रेसिमाइजेशन वर्ड यूज नहीं किया, क्या लिखा बेटा, पार्शियल रेसिमाइजेशन। कॉपी कर लो इसको। सर ये जो पॉइंट्स आपने बताया वो एक बार नोट में बता सकते हो? लिखिएगा, मैं बोलूं बेटा, या पहले कुछ कॉपी कर रहे हो जो सामने लिखी हुई चीजें? सर नहीं सर। चलो लिखो, लिखिएगा। इन above SN1 reaction, in above SN1 reaction, formed carbocation has planar structure. Formed carbocation has planar structure. So nucleophile can attack from both sides of the plane. Nucleophile can attack from both sides of the plane. From both sides of the plane. So racemization takes place. So racemization takes place. Racemization takes place. Since the carbocation is planar, since the carbocation is planar, since the carbocation is planar, the expectation is the expectation is that nucleophile attacks from both sides in equal amount. In equal amount. But in reality, we get partial racemization.
We find partial racemization with predominant inversion. With predominant inversion. With predominant inversion. ब्रैकेट में लिख देना, backside attack starts as soon as leaving group starts leaving. Backside attack starts as soon as leaving group starts leaving. बहुत सिंपल सी चीज है कि जो पोजीशन है वो पहले से ही न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड में, तो वो थोड़ा सा अमाउंट में ज्यादा मिलेगा जिसमें इन्वर्जन हुआ है. कोई कंफ्यूजन बेटा एक बार रीड कर लो सब. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू प्लीज आस्क. ये कॉपी कर लिया बेटा, हटा दें इसको. Yes, sir. आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा, रिटेंशन, इन्वर्जन, पार्शियल, सारे वर्ड्स लिख लिए होंगे. Yes, sir. गाइस अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एनर्जी डायग्राम, तो सबसे पहला एक पीक आया, फिर कार्बोकेटायन, फिर ये यहां पर रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स, और ये हमारा इंटरमीडिएट. ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2. इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, ये ग्राफ बनता है. और हमारे SN1 में कार्बोकेटायन इज द इंटरमीडिएट. डन. Yes. Yes, sir. गाइस अब इसमें एक चीज आप ये देखो, मान लीजिए कि आपको मैंने एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दिया और उसमें मैं आपको दे रहा हूं लेट अस से 60% डेक्स्ट्रो और 40% लेवो. तो बताइए इसमें रेसिमिक मिक्सचर कितना है? रेसिमिक मिक्सचर कितना परसेंटेज होगा? 60% डेक्स्ट्रो है, 40% लेवो है, तो उसमें रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा? बताइए. एनीवन? अपना अपना आंसर दीजिए बेटा, जो भी आपको आ रहा हो. दिव्य बेटा, वेरी गुड. देखो अब इसको ऐसे देखो बेटा, 40% जो लेवो आपका दिख रहा है, ये 60% के कितने परसेंट को खा जाएगा? 40%. यानी कि यहां पर आपका जो है 40% लेवो और 40% डेक्स्ट्रो, ये मिलके क्या बन जाएगा? 80% रेसिमिक मिक्सचर. जो बच गया वो कितना है बेटा? 20%. यानी अगर नेट पे आप जाओगे तो नेट इसमें आपका बच रहा है 20% डेक्स्ट्रो. इसको क्या कहते हैं? इसको ऑप्टिकल प्योरिटी बोलते हैं या फिर इनएंशियोमेरिक एक्सेस. इसको बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी और इनएंशियोमेरिक एक्सेस.
अब मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन में मैं इधर देता हूं कि लाइक 30% ऑप्टिकल प्योरिटी है, ऑप्टिकल प्योरिटी है, और यहां लिख देता हूं डेक्स्ट्रो डोमिनेट्स। तो बताइए इसमें कितना परसेंट डेक्स्ट्रो होगा और कितना परसेंट लेवो होगा? बताइए बेटा। 65% डेक्स्ट्रो, थोड़ा सा धीमे बोलें तो मुझे समझ में भी आएगा। 65% डेक्स्ट्रो, 35% लेवो। वेरी गुड। और कोई? चल देखो, 30% अगर आपने ऑप्टिकल प्योरिटी बोल दिया, इसका मतलब है कि और ये डेक्स्ट्रो डोमिनेट्स है, तो ये 30% जो है वो क्या है? नेट डेक्स्ट्रो आएगा आपका। तो इसका मतलब जो बचा हुआ है वो क्या है बेटा? रेसमिक मिक्सचर। कितना आया वो? 70%। और इस 70 में कितना डेक्स्ट्रो और कितना लेवो होगा बेटा? 35% डेक्स्ट्रो, 35% लेवो। तो अगर आप टोटल में जाओगे तो टोटल में आपका आएगा 35 + 30 यानी 65% डेक्स्ट्रो और 35% लेवो। जिसे आया अच्छी बात है, नहीं तो इसको कॉपी कर लो बेटा। So वो इनैंशियन एक्सेस है? क्या बेटा? तो वो इनैंशियन एक्सेस है या इनैंशियोमेरिक? इनैंशियोमेरिक एक्सेस है, इनैंशियोमेरिक एक्सेस। ठीक है, यस सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस ओके। अब इसमें आप ऑप्टिकल प्यूरिटी का फॉर्मूला भी एक लिख लो बेटा, ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म्स में। ऑप्टिकल प्यूरिटी, दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। देखिए अगर वो 100% ऑप्टिकली प्योर नहीं है बेटा, तो इसका मतलब है कि उसका ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन कम होगा, राइट? तो अगर 100% प्योर वाले के लिए दिया हुआ है तो आप बस डिवाइड करके ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ऑप्टिकल रोटेशन फॉर प्योर सैंपल। ये आपका ऑप्टिकल प्योरिटी या फिर एनेंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये कॉपी कर लो पहले आप। अब इसके बाद बड़ा इसी में लिखिएगा, ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है ना, ये जनरली हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं बेटा? स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन के टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए पोलैरिमीटर लिया, उसमें आपने कंपाउंड रख दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास की, और आपको ऑप्टिकल रोटेशन आ गया, मान लीजिए अल्फा। ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा आ गया। यहां पर लेंथ लिया हमने एल डेसीमीटर। आप यूनिट्स पे ध्यान देना बेटा, एल डेसीमीटर। और ये जो अंदर सोल्यूशन है या कंपाउंड है, इसका डी ग्राम पर ml आपने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। ठीक है, अब आप लिखिएगा स्पेसिफिक रोटेशन के लिए नोट लिखिएगा, इट इज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय
It is the rotation produced by, it is the rotation produced by a solution of length 1 decimeter. A solution of length 1 decimeter and unit concentration bracket you can write 1 gram per ml. 1 gram per ml for the given wavelength of the light, at the given temperature, given wavelength of the light at the given temperature. सबने लिख लिया बेटा? डन सर। हो गया? चल गाइस, इसमें फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है कि अगर डी ग्राम पर एमएल के लिए अल्फा है तो 1 के लिए कितना होगा, क्योंकि यूनिट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो अल्फा बाई डी हो जाएगा। एल के लिए अल्फा है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा बाय एल हो जाएगा। कंबाइन कर दो इन दोनों को तो नेट जो फॉर्मूला आएगा स्पेसिफिक रोटेशन का वो क्या बनकर आएगा, अल्फा दैट इज टोटल ऑप्टिकल रोटेशन और डिवाइडेड बाय डी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एंड यहाँ पर एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना बेटा, डी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ग्राम पर एमएल में होना चाहिए, और ये जो एल है इसका यूनिट क्या होना चाहिए बेटा, स्पेसिफिक रोटेशन के लिए डेसीमीटर। हाँ, इसको भी कॉपी कर लो आप। सर व्हाट इज अल्फा? नहीं, गुस्सा नहीं बेटा। चलिए, हो गया? यस सर। एक बार बेटा आप SN1 SN2 दोनों गो थ्रू कर लो। डू यू हैव एनी डाउट्स? डन। चल, तो अब आप लिखिएगा बेटा फैक्टर्स। अब एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि SN1 मैकेनिज्म लेनी है कि SN2 मैकेनिज्म लेनी है? तो फैक्टर्स ऑन विच SN1 SN2 reactions depend. Factors on which SN1 SN2 reactions depend. बहुत सिंपल है बेटा। अगर आप रिएक्शन को ही ध्यान से देखो तो उसमें आपको फैक्टर्स नजर आएंगे। पहला, सबसे पहली चीज सबस्ट्रेट उसके अंदर है, तो सबस्ट्रेट कैसा होगा, उसका क्या इफेक्ट है मैकेनिज्म पे, तो हम लोग इस फर्स्ट फैक्टर को लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर ऑफ कोर्स रिएजेंट जो है वो, उसमें एक तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कितना स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारा सेकेंड फैक्टर बन जाएगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा सॉल्वेंट। आपने रिएक्शन में देखा होगा, हमने सबस्ट्रेट लिखा, हमने रिएजेंट लिखा, हमने सॉल्वेंट मेंशन किया। तो सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। फिर यहां पर फोर्थ फैक्टर लीविंग ग्रुप। अगर लीविंग ग्रुप ही नहीं निकलेगा तो फिर तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है खराब है उसका इफेक्ट। तो हमारे लिए फोर्थ फैक्टर हो गया लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप,
ये कॉपी कर लो बेटा, फिर हम लोग वन बाय वन ये फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे. सो वी हैव टू डिस्कस नाउ फैक्टर्स. तो पहला फैक्टर लिखिएगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट. Structure of substrate. Structure of substrate. Factors for SN1, SN2 reactions. तो पहला factor structure of substrate. देखो, let me take few examples to understand this. एक मैं ले लेता हूं CH3, CH2Cl. एक ले लिया हमने CH3, CH, CH3Cl और एक ले लिया हमने ये. अगर क्लासिफाई करेंगे तो ये हमारे लिए प्राइमरी सबस्ट्रेट है बेटा. प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना, और ये क्या है, सेकेंडरी, एंड दिस इज टर्शियरी. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सबस्ट्रेट. अब अगर आप SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन. तो अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन अगर स्टेबल होगा तो ही प्रोडक्ट बना पाएगा वो, वरना वो खुद नहीं बनेगा. तो हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे बेटा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन implies more SN1 रेट. बड़ा सिंपल सा है. मोर स्टेबल कार्बोकैटायन implies मोर SN1 रेट. अब हम क्या करेंगे बेटा, सबके कार्बोकैटायंस बनाएंगे. तो पहले प्राइमरी के लिए CH3CH2 प्लस, सेकेंडरी CH3CH प्लस CH3, टर्शरी. और ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी अपने को पहले से आता है. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हम पहले से GOC से जानते हैं. टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी. तो अगर फिर सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ऐसे जाने पर अपना SN1 का रेट इंक्रीज करेगा. लिख लो बेटा पहले इसको. अगर आपको SN1 डिसाइड करना है तो पहले आप गिवन सबस्ट्रेट का कार्बोकैटायन बनाएं और चेक करें कि वो कार्बोकैटायन स्टेबल है कि नहीं है. कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के फैक्टर्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं बेटा, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट. गाइस, नाउ SN2 रिएक्शन के लिए फैक्टर क्या है. तो SN2 रिएक्शन में वी नो बैक साइड अटैक होता है. बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक होने की वजह से क्या है, इसका प्राइम फैक्टर जो मेन फैक्टर होगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा. जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो है स्टेरिक हिंड्रेंस. फ्रंट साइड अटैक हो नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ लीविंग ग्रुप, और बैक साइड में अगर ये ग्रुप आपने बल्कि लगा दिए, यहां पर अगर आपने क्राउड कर दिया तो फिर बैक साइड अटैक भी नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो इफ द कार्बन which we have to attack, if that is sterically hindered, crowded, then SN2 rate will be low. तो हाँ, तो अगर स्टेरिक मोर है so rate will be less. Less. आप इधर देख लो,
इस वाले केस में अगर आप उसी तरह से करेंगे तो दिस कार्बन इज मोस्ट क्राउडेड, तो इसमें SN2 के लिए रेट किस तरफ बढ़ेगा बेटा? तो ये आप कॉपी करने से पहले इसको इधर वाला पार्ट लिख लो। Done, sir. सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें SN2 के लिए बेटा, बिकॉज SN2 रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, अगर बाय चांस आप सोचो ट्रांजिशन स्टेट नीचे आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मोर मॉलिक्यूल्स नाउ विल बी एबल टू क्रॉस बैरियर। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स, बीच में कौन बोल रहा है? कोई कुछ कह रहा है? बैक टू माय पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट इसमें एक ही है, एक स्टेप की रिएक्शन है। सो इफ वी if we are able to stabilize this transition state, अगर ट्रांजिशन स्टेट नीचे आ जाएगी then we can say more molecules will be able to cross energy barrier, और अगर ज्यादा molecules energy barrier cross करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा। So another factor for SN2 reaction is stability of transition state. Stability of transition state, ये अगर stabilize होगा तो रेट इंक्रीज कर जाएगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कहां पर मिलेगी? तो जनरली पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर होता है तो वो स्टेबलाइज करता है, लोन पेयर अगर होता है तो वो स्टेबलाइज करता है। तो लिमिटेड एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे एक एग्जांपल आप ये देखो, ये केस लेते हैं, ये दिस इज बेंजाइल हैलाइड। This benzyl halide is, highly reactive towards SN2 reaction. Highly reactive towards SN2 reaction. तो क्यों इतना ज्यादा रिएक्टिव है SN2 के लिए? तो ऐसा बोला जाता है कि अगर हम इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करें तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि ये Cl लीव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो उस ड्यूरेशन में हुआ क्या कि जो कार्बन है ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई, क्योंकि जैसे Cl लीव करना शुरू करेगा इस कार्बन पे क्या आ जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो आई, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इमीडिएट कौन दूर कर रहा है? ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, ये हमने इंटरमीडिएट नहीं बनाया, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग। एक और केस जो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, ये जो है, ये कंपाउंड इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो कैसा आएगा? देखो बेटा, CH3 ऑक्सीजन का अपना ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल है, यहां CH2, फिर यहां Cl लीव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और उस ड्यूरेशन में हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई कार्बन पे। तो इमीडिएट वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन खत्म कर रहा है बेटा? हाँ, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो। तो एंड दिस इज बेटर, जैसे इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में जो लोन पेयर है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म करेगा। तो ये जो केस है, एक बेंजाइल हैलाइड वाला और एक ये जो कंपाउंड आपने लिखा अभी, ये सारे रिएक्टिव ज्यादा क्यों हैं? ये रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको भी लिख लो बेटा, दिस इज अनदर फैक्टर जो नॉर्मली बुक्स में नहीं दिया रहता है, अनदर फैक्टर बाय विच वी कैन प्रूव कि वो SN2 के लिए ज्यादा रिएक्टिव क्यों है।
डन सर। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। चल, एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। फटाफट निकालिए आंसर बेटा। चलो डिस्कस। अकोला बेटा किया किसी ने या सोच रहे हो? Yes, sir. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 वेरी गुड। चलो देख लेते हैं इसको। ये चार कंपाउंड से सबसे पहली चीज तो उसने पूछी क्या है आपसे? SN1 रिएक्शन। तो आपका SN1 रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले सबके कार्बोकैटायंस बना लेने। सबके कार्बोकैटायंस बना लिए। अब आपको चेक करना है कि कार्बोकैटायन किस केस में ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। तो पहली चीज तो देखो कहां पर रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है, 6th केस ऑफ रेजोनेंस याद करिए। यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, वो बैक बॉन्डिंग लोन पेयर वाला रेजोनेंस, लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल रेजोनेंस। और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का है। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है बेटा? 6th केस रेजोनेंस, जिसमें लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल वाला केस। ये दोनों आपके बेटर हैं एज कंपेयर टू ये जो बेंजीन रिंग वाला है। अब इन दोनों में आपस में कंपैरिजन के लिए आप क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या है बेटा? बेटर डोनर। Better donor, because when nitrogen gives electron, nitrogen will get positive charge. When oxygen gives electron, oxygen gets positive charge. Which one is more capable of holding positive? Nitrogen, being less electronegative. तो ये आपका बेस्ट स्टेबल हो गया। तो फिर इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा आएगी। तो आएगा आंसर क्या बड़ा इसमें? 2 पहले ले आएंगे, फिर 3, फिर 4 और फिर 1। जिसे आया अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप कॉपी कर लो अच्छे ढंग से बेटा। सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir.
Write your answer in chat box. Write your answer in chat box. अकुला बच्चों क्या है आपका? सर 4-3-1-2 सर 4-3-1 एक मिनट, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4-3-2-1, कुछ कह रहे हैं 4-2-3-1, राइट? 4-2-3-1 हाँ ठीक, इट्स ओके, झगड़ा नहीं बेटा, झगड़ा नहीं। ठीक है। वेरी गुड देव्य। चलो देखो, देख लेते हैं, इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहली चीज आप देखो बेटा, कार्बोकेटाइन अगर आप बनाओगे ना तो ये आपका इस तरह से कार्बोकेटाइन बन रहा है। देखो कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है, 4 याद रखना रेजोनेंस केवल फोर्थ केस में हो रहा है। यस सर। लोन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल वाला रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस, और कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, यहाँ पर प्लस चार्ज जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस होगा तो वो हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है, ये अनस्टेबल सिस्टम होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले के कंपैरिजन में। ये ऐसा ऑर्डर होता है बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और सिंगल बॉन्डेड कार्बन, तीनों पे प्लस चार्ज है। जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा डबल बॉन्डेड के कंपैरिजन में, और डबल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट होल्ड पॉजिटिव चार्ज, तो वो अनस्टेबल है, ये सिस्टम अनस्टेबल है। अब ये जो दो बच गए केसेस, इनमें सीधे सीधे हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर आ रहा है, टर्शियरी और सेकेंडरी के बीच में। सो जो परफेक्ट आंसर आएगा, ये तो लास्ट में चला गया, 4 सबसे पहले आया और 1 और 3 के बीच में 3 पहले आ रहा है, ये है। तो ये लीस्ट रिएक्टिव, यहां पर बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस आया, और इन दोनों में टर्शियरी वर्सेस सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट है। लिख लो बेटा, हटा दे बेटा इसको। इसका आंसर बताइए बेटा। डन बेटा? Yes sir.
क्या आंसर निकाला बेटा देव? सर 3241। अकोला स्टूडेंट्स बेटा क्या आंसर है? 3241 वेरी गुड। चल, जिससे देखो नहीं आया या गलत आया वो देख ले बेटा। पहला वाला जो केस है ना, जब तुम उसका कार्बोकेटायन बनाओगे तो यहां पर ब्रिजेट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। और कौन सा रूल है जो अलाउ नहीं करता ब्रिजेट कार्बन पे पॉजिटिव? ब्रेट्स रूल। तो ये तो मतलब हमारे लिए अनरिएक्टिव हो गया। इस वाले में कार्बोकेटायन रेजोनेंस में आएगा, इसमें भी कार्बोकेटायन रेजोनेंस में आएगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ज्यादा हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज बेटर। ये तो प्राइमरी है, कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल, सो इसीलिए सीधे सीधे आंसर आपका बनता है 3, 2। कार्बोकेटायन अनस्टेबल जरूर है बट इसके रिस्पेक्ट में तो बेटर है, तो ये आएगा 4 एंड देन 1। जिससे नहीं आया वो इसको कॉपी कर ले बेटा। Should I remove this? Yes, sir. Get the answer बेटा। याद रखना क्वेश्चन क्या लिखा है। बी केयरफुल, इट्स नॉट SN1, दिस टाइम इट इज SN2। विवे बेटा क्या आंसर आया? 1324। वेरी गुड। और कोई? सर 3142 सर 1 मिनट। क्या बोला बेटा तुमने? सर 1 मिनट। 1 मिनट, ओके। सर 31 चल देख लेते हैं बेटा। इस बार लिखा हुआ है क्या? SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन लिखा हुआ है। SN2 रिएक्शन के कितने फैक्टर्स हैं बेटा? 2 फैक्टर्स। मतलब SN2 रिएक्शन के लिए 2 फैक्टर्स सबस्ट्रेट के बेसिस पे। एक हम लोग लिखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट? स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा क्या है? ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी। ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी के लिमिटेड एग्जांपल्स हैं। अगर आप इसको देखकर कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ है। ये बेंजाइल क्लोराइड नहीं है, यहां पर बीच में CH2 नहीं है। Cl दिस टाइम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, तो बी केयरफुल। Cl ये वाला एग्जाम्पल नहीं है, ये हाईली रिएक्टिव है SN2 के लिए बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी। ये वो नहीं है। डिफरेंस देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? Cl का जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये पहले ही रेजोनेंस कर लेता है। इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि इसका ये जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड बिकम्स पार्शियल डबल। बॉन्ड क्या बन जाता है बेटा? पार्शियल डबल। तो ब्रेकिंग ऑफ दैट बॉन्ड इज डिफिकल्ट। तो ये वाला जो कंपाउंड है ना,
नीदर फॉर SN1 नॉर फॉर SN2। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ना तो ये SN1 के लिए रिएक्टिव है ना SN2 के लिए, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना ही मुश्किल है। ये वाला SN1 के लिए भी बहुत अच्छा रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, SN2 के लिए भी बहुत अच्छा रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, जो लॉजिक आप लगाना चाहते थे यहां, वो यहां एप्लीकेबल है। यहां पर ये हाईली रिएक्टिव है। किस वजह से बेटा? ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी के बेसिस पे, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी के बेसिस पे, समझे ना। और ये जो कंपाउंड है ये भी बहुत अच्छा रिएक्टिव है। वेरी गुड। वाई? हाँ, अब इससे छोटा ग्रुप क्या लाओगे? 3 तो H लगा दिए। लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड आप इसको बोल सकते हो बेटा, लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड, हाईली रिएक्टिव। वेरी वेरी गुड। लेकिन एक डेटा थोड़ा सा, वैसे इस पे आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 3 greater than 1 greater than 4 greater than 2। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका। लेकिन एक डेटा याद रखना फ्यूचर के लिए कि ये जो CH3Cl है इसकी रिएक्टिविटी SN2 में रफली इसके बराबर निकलती है और दोनों के एक्सप्लेनेशंस अलग अलग हैं। ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसमें, इसकी वजह से हाईली रिएक्टिव है, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी इसलिए हाईली रिएक्टिव है, और दोनों लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी कर लेना और साथ में एक छोटा सा डेटा लिख लेना। इसको हटा दे बेटा, सबने लिख लिया? जस्ट अ मिनट। ओके, ये सब अच्छे से लिखना बेटा। हाँ, ज्यादातर बुक्स में जो है वो स्टेरिक वाला तो फैक्टर इंक्लूड करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी है वो कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस करके लिख देते हैं, बट वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करते। तो आप इसको अच्छे से कॉपी करिए। डन सर। हो गया? Quick answer. Should I discuss बेटा? Yes sir. चलो देखो, इसको कर लेते हैं, फिर आप रेस्ट करिए। देखिए बहुत सिंपल है, फिर से वही कहानी। ये इस बार इसका एक्सप्लेनेशन, ये एक्चुअली लीस्ट रिएक्टिव है यहाँ पर। यस सर। वाई लीस्ट रिएक्टिव? तो उसके लिए बोलेंगे देखो ये एक रिजिड फ्रेमवर्क है, राइट? ये एक रिजिड फ्रेमवर्क है। इस कार्बन, बिकॉज Cl इधर लगा है, SN2 के लिए बैक साइड अटैक आना है। ये एक रिजिड फ्रेमवर्क है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो बैक साइड अटैक यहाँ फिजिबल ही नहीं है, इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन है? ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन है? और इन दोनों में से कौन बेटर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबिलिटी करेगा? तो ये हो जाएगा 4 greater than 2, और ये एक नॉर्मल रिएक्टिविटी वाला है, ये लीस्ट रिएक्टिविटी फर्स्ट। ये आंसर है, इसको कॉपी कर लो बेटा।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक टेबल दूंगा, उसमें अलग अलग कंपाउंड्स जिनकी रिएक्टिविटी SN1 और SN2 के लिए गुड, बैड, फेयर, ये सब लिख दूंगा, सो दैट अगर आपको कम भी समझ में आया हो फिर भी आप एग्जाम हॉल में सही करके आए। सर एक 2-4 नहीं होगा? लास्ट लेक्चर में एक्चुअली 4 का डिस्कशन किया था, वो रिकॉर्डिंग आपने भेजी नहीं सर। अच्छा, आप ग्रुप पे डाल देना, मैं भेज दूंगा। क्या बेटा बोला आपने 2-4 क्या? 2 greater than 4 होगा ना? नहीं, 4 वाला जो है वो नाइट्रोजन लोन पेयर के थ्रू 6th केस वाला स्टाइल रहता है ना उसका। अच्छा तो हाँ सर, हाँ, लोन पेयर वाला पाई के कंपैरिजन में बेटर स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को। यस सर, समझा। Those who have copied, they can leave.